हेलो बच्चों, मैं अजीत वर्मा आपके सामने आज फिर एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए। और आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरनेशनल बिजनेस में और इंटरनेशनल मार्केटिंग वाले पेपर में आप ये देख सकते हैं। और टॉपिक है हमारा फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजीज। मतलब समझ लीजिए इसका, हम एक्चुअली कंपनीज की बात कर रहे हैं और कंपनीज जब ग्लोबल मार्केट में इंटरनेशनली कैसे एंटर करती हैं किसी भी देश में और कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं ऐसी एंट्री करने के लिए, उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डिस्कस विद द वेरी फर्स्ट स्ट्रेटेजी विच इज वेरी ट्रेडिशनल, बहुत ही पुरानी, जिससे हम कह सकते हैं एक स्ट्रेटेजी है कंपनीज की, और सिंपल स्ट्रेटेजी है किसी भी मार्केट में किसी भी देश में एंटर करने के लिए, और वो है एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्ट करना सिंपल, अब से नहीं है, सालों से हो रहा है। ठीक है, जब से इस दुनिया में, जब से इस विश्व में व्यापार की बात हो रही है, एक्सपोर्टिंग की बात हो रही है। ठीक है, कि आप कोई भी चीज बनाते हैं और उसको सिंपली एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहां पर कैसे आप कई देशों में एक साथ बिजनेस कर सकते हैं। आप एक्चुअली जो कंपनीज हैं, ठीक है, वो कोई भी चीज जो बना रही है, आपको ये देखना है कि आपने अपनी घरेलू नीड को पूरा कर लिया है, उसके बाद जो भी सरप्लस आपके पास बच रहा है, अब दो ऑप्शन है, या तो सरप्लस को आप बचा के रखिए नेक्स्ट टाइम के लिए, या फिर आप उसको तुरंत के तुरंत क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ज्यादातर हमें कहां देखने को मिलता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में क्योंकि पेरिशेबल आइटम होते हैं, उनको ज्यादा समय तक हम नहीं रख सकते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, तो उनमें क्या करते हैं किसान लोग, फार्मर्स, कि आपने अपने घरेलू नीड को देखा, मार्केट में चीजें पहुंचा दी, फुलफिल कर दिया, उसके बाद जो भी कुछ बच रहा है सरप्लस, आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ पे कंपनी की जो अप्रोच है जनरली वो ये भी रहती है कि हमें परमानेंट कोई चैनल क्रिएट नहीं करना, हमें हर साल का, क्योंकि हम भी श्योर नहीं है कितना प्रोडक्शन होगा, कितनी नीड या डिमांड होगी, तो उसके हिसाब से यहाँ पर वेरिएशंस रहते हैं। तो आपको टेम्परेरी बेसिस पे, जहां आपको कई देशों में या कुछ देशों में कुछ चीज एक्सपोर्ट करनी है, तो आप एक्सपोर्ट के जरिए उस देश में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे उन रास्तों की बात कर रहे हैं जहां पर आप किसी भी देश में एंट्री करते हैं। तो एक्सपोर्टिंग एक बहुत ही सीधा सा और सिंपल रास्ता है जिससे आप किसी भी देश में एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आप आ सकते हैं लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग नाम से समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है, लाइसेंस लेना है। अब लाइसेंस किससे लेना है, लाइसेंस आपको उस कंपनी से मिलेगा जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं। अब देखिए, लाइसेंस से आप रातों रात या कुछ ही समय में आप कई देशों में एक साथ एंट्री कर सकते हैं। आपके पास किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले को लेकर उसकी रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, उसकी नीड भी होनी चाहिए उन देशों में, है ना। अगर वो है तो आप क्या कर सकते हैं, आप लाइसेंस दे सकते हैं किसी और सेकंड कंपनी को जो आपके बिहाफ पे उस चीज को, उस प्रोडक्ट को वहां पर मैन्युफैक्चर करेगी और बेचेगी, है ना। तो लाइसेंस की शर्तें यही रहती हैं कि आप, सबसे पहली चीज तो आप उसके लिए फीस पे करेंगे। तो जो लाइसेंसिंग है एक्चुअली, वो वहां पर आपको जिससे लाइसेंस मिल रहा है आपको उसे फीस देनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोक है, तो कोक हैज मेनी प्रोडक्ट्स, कोको कोला, थम्स अप, ये सारी चीजें जो आप पीते हैं, लेकिन वो लाइसेंस के थ्रू पूरे दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। इंडिया में भी अगर हम बात करें, कई शहरों में यहाँ पर जो कोको कोला के प्लांट्स लगे हुए, लाइसेंस के थ्रू उनके पास ये राइट है कि वो कोक को यहाँ पर फिल करके बनाकर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअल में यही हो रही है इंडिया में, तो उसको बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं। अब शर्तें क्या रहेंगी, आप उसका नाम चेंज नहीं कर सकते, कोक मीन्स कोक, ठीक है। आप लेवल पे कहीं दिखा नहीं सकते, मैन्युफैक्चरिंग में आप दिखा सकते हैं कि हाँ ये बोतल यहाँ पे मैन्युफैक्चर की गई है। बाकी जो नियम शर्तें हैं एज इट इज कंपनी की रहेंगी, ब्रांड नेम कंपनी का रहेगा, सारे जो मिक्सिंग है वो कंपनी आपको निर्देश दे रही है, इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ही आपको कोई भी चीज यहाँ पर मैन्युफैक्चर करनी है। ठीक है, बहुत सी दवाइयां हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसका जो कॉपीराइट है, जो एक तरीके का ना फॉर्मूला जो आपने कराया हुआ है, वो पेटेंट है कि भाई इसी फॉर्मूले पे ये मेरा राइट है कि मैं इसको बना के बेचूंगा, तो वो लाइसेंस के थ्रू ही आगे बढ़ता है। लेकिन देखिए, इसमें लाइसेंस का एक ड्रॉबैक, लॉन्गर एस्पेक्ट पे अगर मैं बात करूं, यहीं पे बता देता हूं, वो क्या हो सकता है कि आप अपने फॉर्मूला को रिवील कर रहे हैं। अब आपने क्या किया, लाइसेंस दिया, आपने डिस्क्लोज कर दिया कि भाई ये चीज ऐसे मैन्युफैक्चर होती है, कल को वही सेकंड पार्टी जो आपके लिए अभी प्रोडक्ट बना रही है, वो आपके कॉम्पिटिटर के तौर पर आगे आपको सामना हो सकता है।
तो ये लाइसेंसिंग का एक छोटा सा ड्रॉबैक रह सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रेंचाइजिंग इज अनदर ऑप्शन विच इज सेफ। अब यहां पर क्या हो रहा है, फ्रेंचाइजर के केस में आप फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। अब फ्रेंचाइजी भी बहुत तेजी से बिजनेस बढ़ाने का एक पैटर्न है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, क्योंकि जो भी लोग आपके फ्रेंचाइजी ले रहे हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके बिजनेस में, वो बिजनेस को एक्सपेंड करने में आपको हेल्प कर रहे हैं। बहुत से आप देखते हैं फ्रेंचाइजी, मारुति की फ्रेंचाइजी, हुंडई की, होंडा, हीरो, है ना, मोटोकॉप्स, टीवीएस, महिंद्रा, टाटा, जितनी भी गाड़ियां ऑटो मेकर्स हैं ज्यादातर वो फ्रेंचाइजी के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं। मैकडोनल्ड्स, केएफसी, फ्रेंचाइजी के थ्रू। अब इसमें क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पर कंपनी का एक पूरा शोरूम या सेटअप तैयार करेंगे, उसका जो पूरा लेआउट है वो कंपनी के एज मेंशन क्राइटेरिया के अनुसार होना चाहिए कि कितने स्क्वायर फीट वहां जगह होनी चाहिए, कितना कहां पर कौन सी चीज रहेगी, और जनरली वो यूनिकनेस को बरकरार रखते हैं। जैसे आप जब मैकडोनल्ड्स में जाते हैं तो आप देखते हैं कि किसी भी आप मैकडोनल्ड्स के चेन में जाएंगे, जनरली जो एम्बियंस है, जो अंदर का प्रोमाइसिस है या अंदर की जो लेआउट की कंडीशंस है, वो सारी जगह पर एक सी रहती हैं। तो ये फ्रेंचाइजिंग के केस में जनरली रहता है। सेफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का राइट मैंने नहीं दे रखा है। हाँ, यहाँ पर कंपनी इतनी सक्षम होनी चाहिए कि वो उतनी मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। जैसे मारुति के बहुत सारे फ्रेंचाइजी हैं ऑल ओवर इंडिया, है ना, लेकिन मारुति खुद में इतनी सक्षम है कि वो सारी मैन्युफैक्चरिंग खुद से करती है। बस फ्रेंचाइजी पे काम क्या है कि उसको आगे सेल करने के लिए फ्रेंचाइजर्स की आवश्यकता है, और इस तरीके से हम नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। तो इंटरनेशनली भी फ्रेंचाइजी बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा लोग इसको, कंपनीज इसको आगे ऑप्ट करती हैं फ्रेंचाइजी के थ्रू बिजनेस को बढ़ाने के लिए। फोर्थ अगर हम बात करें, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, देखिए कॉन्ट्रैक्ट है किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जब कंपनी इतनी सक्षम नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग कर पाए, है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग का राइट वो किसी और को दे देते हैं। अब ऐसा होता क्या है, ऐसा जनरली तब होता है जब सीजनल फ्लक्चुएशंस हैं, ठीक है। अब कभी पीक आ गए एकदम से, जैसे फॉर एग्जांपल मिठाइयां बनाने का बिजनेस है, तो मिठाइयां राउंड द ईयर एक सी सेल नहीं रहती है। आप जनरली देखते हैं कि मिठाई बनाने का व्यवसाय में होली, दिवाली या सीजनल फ्लक्चुएशंस है ना। अगर हम इंटरनेशनली भी बात करें तो विंटर सीजन है, समर सीजन है, जहां पे क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी चीजें, एसी वगैरह, इन सब की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है जब समर का सीजन होता है। तो उस सीजन के रिक्वायरमेंट में अब चूंकि राउंड द ईयर नहीं है, तो आप इतनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आपके पास नहीं है, इतनी मशीनें आपके पास नहीं है कि आप इतनी मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। तो आप क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉर द टाइम बीइंग, कि ठीक है हम इसको बनाकर बेचेंगे, जिसे मिठाइयों के केस में होता है। अब होली दिवाली पे अगर इतनी सेल बढ़ जाती, कई गुना बढ़ जाती है, तो आप क्या करेंगे, छोटे जो वेंडर्स हैं, छोटे मिठाई वाले हैं, उनसे आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि आपको वो मिठाइयां बनाकर दें, और आप उस पर अपना लेबल लगा के, हाँ आपके दिशा निर्देश रहेंगे कि आपको मिठाई कैसे बनानी है, उसके बाद वो आप अपना लेबल लगाकर अपनी ही पैकेजिंग में अपने ब्रांड के साथ उसको आगे बेचेंगे। इसके बाद ये तो कॉन्ट्रैक्ट था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैंने बात की थी कि मैन्युफैक्चरिंग करने में आप सक्षम हैं। फॉर इंस्टेंस, आप मैन्युफैक्चरिंग की जगह पर मैनेजमेंट करने में सक्षम नहीं है, तो उस जगह पर क्या करेंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग आप खुद से कर रहे हैं, लेकिन आप मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर। जैसे कई देशों में आपके बिजनेस हैं, कई देशों में आपके लोकेशंस हैं, ठीक है, वहां पर आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स, आप वहां पर रॉ मटेरियल उगा रहे हैं, रॉ मटेरियल बना रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग आपकी तरफ से, लेकिन मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, मैनेजमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि टाटा टी के बहुत सारे बागान हैं जो असम में, इंडिया में और श्रीलंका वगैरह में भी हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, टाटा ने क्या करेगा कि श्रीलंका में जो उनके बागान है, जहां से टी लीव्स को वो प्लग करके इंडिया में लेकर आते हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक ही जगह पर करते हैं, लेकिन उनको मैनेज करने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मैनेजमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, जो उन बागानों की देखरेख करते हैं, जो वहां पर टीज की जो लीव्स हैं उनको प्लग करके एक जगह पे बेचते हैं और उससे चाय पत्ती बनती है, और जो इनके डिफरेंट उत्पाद हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, वो वहां पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो उसको हम लेंगे मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। 6 विल बी असेंबली ऑपरेशंस। असेंबली, देखिए ये वहां पर इस्तेमाल होगा जहां पर प्रोडक्ट्स को हम असेंबल कर सकते हैं, है ना। असेंबल होने वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, जैसे कि
रिस्ट वॉच, जैसे कि क्लॉक, जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, एलईडी टेलीविजन, ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के खासकर जो आप असेंबल कर सकते हैं। अगर लूज कंपोनेंट आपके पास हैं तो आप कहीं पर भी असेंबल करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन कंपनी है अगर कोई, और इंडियन कंपनी को इंडिया में एक किसी इंजीनियर को या किसी पॉलिटेक्निक बच्चे को या लेबर को वहां पर असेंबल कराने का जो खर्चा है मान लेते हैं 500 रुपीज आ रहा है, और सेम काम अगर आप चाइना में ताइवान में करा लेते हैं तो आपको 300 रुपए खर्च हो रहे हैं इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग। तो आपके लिए क्या चीपर है? आपके लिए चीपर है चाइना या ताइवान में असेंबल कराना। ठीक है, तो आप एज अ कंपनी आप अपना प्रॉफिट भी देखेंगे, वहां पर मार्जिन भी देखेंगे, आपको एमआरपी पे भी कट डाउन करना है, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप उस देश में जाके असेंबल करा रहे हैं। तो वहां क्या होगा कि लूज कंपोनेंट आप उस देश में भेजकर वहां की कंपनी से या जिस भी आपने पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उससे असेंबल कराकर वापस अपने देश में ला सकते हैं सामान को और यहाँ पर बेच सकते हैं। आपको एंट्री कई देशों में मिल जाएगी। आप चाइना में फिर कोई वेंडर ढूंढ के वहां पे उसको वहां पर भी बेच सकते हैं और उससे आगे के देशों में भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो असेंबली वाला जो पार्ट है ये आपका बहुत ही आज की डेट में पॉपुलर है और खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में आजकल असेंबली बहुत ज्यादा इस्तेमाल में होती है। 7th में अगर बात करूं तो टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे। टर्न की देखिए कुछ नाम से भी समझ में आता है हमें, टर्न की मतलब चाबी घुमाना। अब टर्न की यहां पर क्या हो रहा है कि आपको सब कुछ तैयार मिलेगा, है ना, आपकी मेहनत वहां पर कम है, आपको सिर्फ जाना है और अपने जो व्यवसाय है जो आपका बिजनेस है उसको स्टार्ट कर देना है। जैसे कि दो ऑप्शन है, अगर आपको एक घर खरीदना है या घर बनाना है, पहला ऑप्शन क्या है कि आप घर खुद से बनाएं, उसके लिए ईटा, सीमेंट, सरिया, जो भी रिक्वायरमेंट एक घर बनाने के लिए होती है रॉ मटेरियल्स की, वो आप अरेंज करें खुद से और फिर आप एक घर बनाएं, है ना, नक्शा पास कराएं, किसी आर्किटेक्ट से लेआउट बनाएं, सारी चीजें। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, ये आप एक बिल्डर के पास जाएं, उसको बताएं अपना घर की रिक्वायरमेंट क्या, आपको 3 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, फ्लैट चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, और आपके पास पैसा है 40-50 लाख रुपए आपके पास है, तो क्या करेंगे? आपके लिए इजी वे क्या है, आप बिल्डर से जाते हैं और घर खरीद लेते हैं, उसको पैसे दे देते हैं 50 लाख रुपए, वो घर की चाबी दे देता है, टर्न द की, यानी कि आप सिंपल इनॉग्रेशन करते हैं विद टर्निंग द की ऑफ दैट फ्लैट। इट्स इजी फॉर यू टू एंटर इनटू अ फ्लैट, राइट? तो उस केस में क्या है, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर वो स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसको तैयार करने के लिए। जैसे कोई पेट्रोलियम इंडस्ट्री आपको सेटअप करनी है, कोई केमिकल का बड़ा प्लांट लगाना है, ठीक है, कोई न्यूक्लियर रिएक्टर आपको लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं डैम कंस्ट्रक्शन है, कहीं हाईवे कंस्ट्रक्शन है, तो उस केस में क्या होगा कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे किसी पार्टी से जो वही काम करती है, जिसका स्पेशलाइजेशन एरिया वही है, और वो आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना के देंगे, सारी चीजें तैयार करके देंगे, आप उनको पेमेंट करेंगे और आपके लिए इजी रहेगा उसको जाके सिर्फ रन करना। तो बहुत सी कंपनीज क्या करती हैं, अपना सेटअप पूरा तैयार करवा लेती हैं विदेशों में, दूसरे देशों में, और उसको जाके सिर्फ ऑपरेट करना रह जाता है। तो ये टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स में आएंगे। लास्ट यहां पर एक और बात कर लेते हैं, वो है ज्वाइंट वेंचर। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर में दो कंपनीज आपस में दे ज्वाइंट टुगेदर टू डू दी बिजनेस। बहुत सारे ज्वाइंट वेंचर हमने खुद ने देखे हुए हैं, जैसे हीरो होंडा, हीरो इंडियन कंपनी, होंडा जापानीज कंपनी है, मारुति सुजुकी अभी तक चल रहा है, ठीक है, सुजुकी इज अगेन जापानीज कंपनी, मारुति इज एन इंडियन कंपनी। तो ऐसे ज्वाइंट वेंचर जनरली आपको देखने को मिलते हैं। हच एरिक्सन अभी टेलीकॉम में आया था कुछ समय पहले, वोडाफोन बाद में उसको नाम हो गया। तो ऐसे ज्वाइंट वेंचर का एक्चुअली लॉजिक क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो किसी एक देश में अच्छा नहीं कर पा रही है, एक कंपनी किसी दूसरे देश में स्ट्रगल कर रही है, तो दे म्यूचुअली ज्वाइन हैंड्स ऑल टुगेदर टू डू दी बिजनेस इन अ प्रॉफिटेबल वे, ठीक है। तो एक विदेशी कंपनी के साथ आप जुड़कर अपने सेम लाइन के बिजनेस होने चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कोई कंपोनेंट बना रहे हैं तो दूसरी कंपनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की ही होनी चाहिए, अगर एक ऑटोमोबाइल की है तो दूसरी भी ऑटोमोबाइल की होनी चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेसेस को क्लब करके इजीली आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, ये मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज थी। होप कि आपको समझ में आया होगा। जल्दी ही मैं दूसरे ट्यूटोरियल में आपसे फिर से बात करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन व्यूइंग ऑल दी वीडियोस। थैंक यू।